है गाइज, आज चलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, प्रसंकरण। तो देखिए प्रसंकरण होता क्या है कि जिससे कहा जाता है कि वह घटना जिसमें अलग अलग परमाणुओं के कक्षक की ऊर्जा का पुनर्वितरण इस प्रकार होता है कि जो अणु में मतलब अणु में जो उत्पन्न नए कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जा का मान क्या हो जाए, समान हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रसंकरण कहते हैं। तो देखिए प्रसंकरण क्या होता है, अलग अलग यौगिकों में क्या होता है, अलग अलग होता है, जिसका डिटर्मिनेशन हम लोग करेंगे, अभी करने चल रहे हैं। तो जिनकी हम लोग 3 तरह से पढ़ेंगे, कितने तरह से पढ़ेंगे, 3 तरह से, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पढ़ने चल रहे हैं। देखिए मेथड 1 हम लोग पढ़ रहे हैं कि जिसमें इसमें आता है आपका एस्टेरिक नंबर। क्या आता है बाबू, एस्टेरिक नंबर। अब एस्टेरिक नंबर यहाँ से हम लोग लिख लेंगे तो 1/2 होगा, यानी S प्लस क्या आएगा, सॉरी V प्लस S माइनस क्या आएगा, Q आएगा। ठीक है ना। तो बात करते हैं सबसे पहले एस्टेरिक नंबर क्या होता है। तो देखिए एस्टेरिक नंबर यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, एस्टेरिक नंबर यहाँ पर। उसके बाद इस साइड में हम लोग लिख ले हाइब्रिडाइजेशन। क्या लिखे बाबू, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना। देखें तो अब देखें कि यहाँ से अगर एक तो होगा नहीं, अगर हम लोग 2 लेते हैं तो 2 को लेते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा मेरे को, sp बनेगा। क्या बनेगा, sp। अगर हम लोग 3 लेते हैं तो क्या बनेगा, sp² बनेगा। क्या बनेगा बाबू, sp²। 4 लेंगे तो क्या बनेगा बाबू, sp³ बनेगा। क्या बनेगा, sp³। 5 लेंगे तो क्या बनेगा, sp³d। ठीक है ना। 6 लेंगे तो क्या बनेगा, sp³d²। 7 लेंगे तो क्या बनेगा, sp³d³। ठीक है, यहीं तक चलते आगे। तो जैसे एस्टेरिक नंबर अगर 2 आया आपका तो कितना होगा, प्रसंकरण sp होगा। एस्टेरिक नंबर अगर 3 आया तो इस प्रसंकरण कितना होगा, sp³। एस्टेरिक नंबर आपका 4 आ गया तो sp³। 5 आ गया तो sp³d होगा। 6 आ गया तो sp³d² होगा। 7 आ जाएगा तो sp³dq होगा। बात आया समझ में, आगे बढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर समझ में आ गया। अब स्टेरिक नंबर के बाद हम लोग समझते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है। देखें तो जहां V इक्वल टू केंद्रीय परमाणु की संयोजी इलेक्ट्रॉन, केंद्रीय परमाणु की संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है वो, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, केंद्रीय परमाणु की संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब देखिए कि यहां से आपका ऐसे हो गया तो S इक्वल टू हो गया कि केंद्रीय परमाणु के चारों ओर के मोनोवैलेंट ठीक है। जिसे कहने का मतलब कि हाइड्रोजन का वैलेंट लेंगे, क्लोरीन लेंगे, फ्लोरीन लेंगे, ब्रोमीन लेंगे, आयोडीन लेंगे। ठीक है ना, ये सब के सब क्या है, मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट कहने का मतलब कि जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, एक होती है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, मोनोवैलेंट कहते हैं। ठीक है, चले अब देखिए कि यहां से हम लोग Q इक्वल टू लेते हैं तो Q इक्वल टू अणु के ऊपर उपस्थित आयन, अणु के ऊपर उपस्थित आयन चिन्ह के साथ। किसके साथ लिखना है, चिन्ह के साथ। अगर प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे। बात है समझ में, चले ठीक है। देखिए V इक्वल टू क्या होता है, केंद्रीय परमाणु की संयोजी इलेक्ट्रॉन, और आपका S क्या होता है, केंद्रीय परमाणु के चारों ओर के मोनोवैलेंट। अगर डाईवैलेंट है तो उसके हम लोग संयुक्त वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं लेना है। ट्राईवैलेंट होता है उसका भी नहीं लेना है हमको, पेंटावैलेंट है उसका भी नहीं लेना है। ठीक है ना।
केवल किसका लेना, मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो, एक हो, उसी को हम लोग को क्या करना है, काउंटिंग करना, अन्यथा किसी को काउंटिंग नहीं करना। ठीक है, चलिए अभी तो समझ गए कि अणु के ऊपर आयन जो चिन्ह दिया गया, प्लस मान लीजिए 2 दिया है तो +2 लेंगे, -2 दिया है तो -2 लेंगे, +1 दिया तो +1 लेंगे, -1 दिया तो -1 लेंगे। बात है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट तो देखिए, जैसे यहां से हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल पढ़े हम लोग। जैसे मान लीजिए कि NH3 हो गया, क्या हो गया वो, NH3। एक बात और हम लोग समझने की कोशिश करें कि केंद्रीय परमाणु क्या होता है। केंद्रीय परमाणु क्या होता है, केंद्रीय परमाणु क्या होता है। ठीक है, तो केंद्रीय परमाणु होता है किसी यौगिक के सबसे कम अणु वाले तत्व या जिनकी विद्युत ऋणात्मकता कम हो, जिनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या हो, कम हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रीय परमाणु कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि केंद्रीय परमाणु होता क्या है। जिसे पहचान करना है हमको, देखिए NH3 है गया, तो NH3 में किसका अणु कम है, नाइट्रोजन का। किसका अणु कम है, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन मेरा क्या हो गया, केंद्रीय परमाणु हो गया। ठीक है, यहाँ पर CH4, तो CH4 में किसका अणु कम है, कार्बन का। तो कार्बन क्या हो गया, सेंट्रल परमाणु हो गया। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए NH4+ में आ जाइए, तो इसमें सिर्फ से किसका कम है, नाइट्रोजन का। ठीक है, इसके प्रकार मान लीजिए कि SO2 ले ले, किसका कम है बाबू, सल्फर का। तो सल्फर हो गया, मान लीजिए कि आप -2 लगा दिए, क्या लगा दी, -2। तो आप लोगों को समझ में आ गया केंद्रीय परमाणु क्या होता है। केंद्रीय परमाणु होता है किसी यौगिक के सबसे कम अणु वाले तत्व या जिनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या हो, कम हो। ठीक है ना, चलिए अब हम अपना बनाते हैं कि किस यौगिक में कौन सा प्रसंकरण होगा और किस यौगिक में कौन सा। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं NH3, क्या लेते हैं, NH3। उसके बाद यहाँ पर हम लेते हैं CH4। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग ले SO4 ले लीजिए। ठीक है, SO4-। तो देखिए मेरा फॉर्मूला ये है, तो सबसे पहले वैलेंस, मतलब इसका वैलेंस कितना होता है, 5 होता है। कितना होता है, 5 होता है। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नाइट्रोजन के 5 होते हैं। अब देखिए कि जो हाइड्रोजन है वो मोनोवैलेंट है, तो मोनोवैलेंट है तो इसके काउंटिंग करेंगे, क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। तो S = आपका कितना हो गया, 1 × 3, यानी कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा बाबू, 3 आएगा। अब देखिए इसमें तो चार्ज है नहीं, तो चार्ज = कितना हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। चार्ज = कितना होगा, 0। तो स्टेरिक नंबर यानी स्टेरिक नंबर = 1/2, भी कितना है, 5 + 3 अब -0, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8/2 आएगा। तो इसमें कितना आया बाबू, 4 आया। तो जो बताया था कि स्टेरिक नंबर 4 आता है, तो उनकी प्रसंकरण जो होता है, क्या होता है बाबू, प्रसंकरण जो होता है, प्रसंकरण कितना होता है, sp3 होता है। क्या होता है, sp3 होता है। इसमें हम लोग निकालते हैं, तो देखिए V = कितना होता है, 4 होता है। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी तो 1 मोनोवैलेंट है, तो इसके भी काउंटिंग करेंगे 4 आएगा। चार्ज तो इस पर है नहीं, तो चार्ज नहीं तो कितना होगा, 0 होगा। स्टेरिक नंबर = 1/2 × 4 प्लस कितना आएगा बाबू, 4, अब माइनस कितना आएगा, 0। तो जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 8 आएगा। क्या आएगा बाबू, 8/2 = कितना आ गया, 4। तो इसके भी प्रसंकरण कितना होगा, 3 होगा। इसका भी प्रसंकरण कितना होगा, 3 होगा। अब चलिए यहाँ पर देखिए, इसमें हमको देख रहे हैं कि वैलेंट = कितना हो गया, 6 हो गया। वैलेंट = 6। अब देखिए कि मोनोवैलेंट तो है नहीं, डाइवैलेंट है, तो डाइवैलेंट यानी मोनोवैलेंट नहीं है, तो इसका मान कितना होगा, 0 होगा। उसके बाद हम लोग Q लेते हैं, तो चार्ज कितना है, -2 चार्ज है। कितना चार्ज है, -2 चार्ज है। तो देखिए कि यहाँ से हम लोग लिखते हैं
एस्टेरिक नंबर इक्वल टू 1/2 भी कितना है वो 6 है, 6 है प्लस 0 माइनस फिर से -2। तो देखिए एस्टेरिक नंबर इक्वल टू 1/2 6 प्लस 2 यानी आपका आ गया 8 बाई कितना आ गया 2, यानी इसका भी 4 आ गया, तो इसका प्रसंकरण क्या होगा sp होगा, sp होगा, क्या होगा sp होगा। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेने की कोशिश करते हैं, जैसे देखिए जैसे IF7 क्या लेते हैं बाबू, IF6 IF7 आई चाहे XEF4 ठीक है ना। देखिए इसमें आपको S इक्वल टू कितना है बाबू, सॉरी V इक्वल टू कितना है I यानी 7 है, उसके बाद V इक्वल टू 7 हो गया। तो बताइए कि मोनोवैलेंट है, कौन सा वैलेंट है मोनोवैलेंट, तो मोनोवैलेंट यानी S इक्वल टू भी 1 × 7 इक्वल टू 7, 4 तो है नहीं, चार्ज इक्वल टू कितना 0। तो एस्टेरिक नंबर इक्वल टू 1/2 7 + 7 माइनस कितना बाबू 0 -0 7 7 कितना आएगा 4 आएगा, 4 सॉरी 14 आएगा, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड किया तो कितना है 7। तो अब बताइए 7 आ गया तो प्रसंकरण कितना होगा बाबू, प्रसंकरण कितना होगा, प्रसंकरण होगा SpQ/DQ 3 3 6 1 7। अब इसमें निकालने की कोशिश करें तो जिनॉन की जो वैलेंट इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, वो 8 होता है, कितना होता है 8 होता है। मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन है तो S = 4 × 1 = 4, तो चार्ज तो है नहीं, तो चार्ज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो एस्टेरिक नंबर इक्वल टू 1/2 × 8 + 4 -0, तो देखते हैं 12/2 यानी कितना आ गया 6 आ गया। तो प्रसंकरण मेरा क्या होगा SpQ/D²। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल है जो आप लोग क्या करिएगा इसको बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए मिटाते हैं इसको। देखिए जैसे मान लीजिए कि PCl5 हो गया, PCl5 SO2 NH3 ठीक है, NH4 प्लस SO4 -2 CH3 प्लस PCl5 माइनस B2F5